तो चलिए बच्चों, आज हम शुरू करते हैं क्लास 10th का हिंदी लेसन 4। लेसन जो 4 है उसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। बताइए, लेसन 4 का जो नाम है आपका, ये नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। क्या नाम है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून ही नाखून, ये क्वेश्चन कहेगा ई का हुआ, नाखून है ई काहे ला बढ़ते हैं? फिर कहेगा बाल काहे ला बढ़ता है, कहेगा झोटा काहे ला बढ़ता है, तो अलग बात है। लेकिन ये जो पाठ है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून बढ़ते हैं मैंने लिख दिया है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसी पाठ में हम इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहली बात करते हैं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये पाठ जो है ये क्या है, गद्य की कौन सी विद्या है। तो ये बाबू ये है निबंध। क्या है? निबंध। सबसे पहली बात है क्या है? निबंध है। निबंध कई प्रकार के होते हैं। एक होता है नॉर्मल निबंध, जेकरा हम निबंध कहते हैं। आगे होता है ललित निबंध। क्या होता है? ललित निबंध। क्या होता है? ललित निबंध। क्या होता है? ललित निबंध। ललित निबंध कहने का मतलब होता है ऐसा निबंध जो आप दिल से लिखे। कहाँ से लिखे? दिल से, उसे कहते हैं ललित निबंध। और नॉर्मल निबंध होता है, जैसे मान लेते हैं आप लिख रहे हैं पर्यावरण प्रदूषण पर लिख रहे हैं, शिक्षा पर लिख रहे हैं, जल प्रदूषण पर लिख रहे हैं, सरस्वती पूजा पर लिख रहे हैं, किसी भी नॉर्मल टॉपिक पर लिख रहे हैं, उसके तर्कपूर्ण आंसर दे रहे हैं, उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं, तथ्यात्मक जानकारी दे रहे हैं, तो वो कहलाएगा आपका सिर्फ और सिर्फ क्या कहलाएगा? क्या हुआ ही? सिर्फ और सिर्फ कहलाएगा निबंध। क्या कहलाएगा वो? निबंध कहलाएगा। लेकिन यदि कोई आप ऐसा निबंध लिख रहे हैं जिसके बारे में, जिसमें आपका अनुभव जुड़ा हो, आपका अनुभव हो, उसके बारे में सोच करके, यानी सीधा सीधा कहिए ना कि आप अपना दिल से सोच करके जो आपको समझ में आया है उसके हिसाब से लिख दिए हैं, उसे हम कहे हैं, क्या कहे हैं उसको? उसको हम कहते हैं ललित निबंध। और जो दिमाग से लिखते हैं, सोच समझ के कैसे कैसे क्या हुआ, उसको कहते हैं निबंध। आया समझ में कि नहीं आया से हमको कमेंट करके बताइए फटाफट। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आपको दो एगो टॉपिक समझाए हैं। क्या समझाए बउआ? आपको समझा दिए निबंध और ललित निबंध में क्या अंतर है। क्या समझाए हैं? कि निबंध और ललित निबंध में क्या अंतर है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बना दिए इसे। सबसे पहली बात है लेसन 4 जो हिंदी है गोधुली का, लेसन 4 उसका नाम क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, नाखून क्यों बढ़ते हैं। इस पाठ के लेखक कौन है? तो क्या बताइए? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या बोलिएगा आप? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या बोलिएगा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो नाखून क्यों बढ़ते हैं ये गद्य की कौन सी विद्या है। तो बोलिएगा निबंध। अब क्वेश्चन आएगा निबंध, कैसा निबंध? कौन वाला? एने वाला कि उने वाला? उने उने नहीं, सीधा एकरा कहते हैं ललित निबंध। कौन निबंध कहते हैं? ललित निबंध। ललित निबंध माने सीधा दिल से आंसर आए, और निबंध माने दिमाग से आंसर आए। कहां से आंसर आए? दिमाग से। चलिए अब हम ये जो लेखक हैं इनका नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनके बारे में, इनके जीवन वगैरह के बारे में, इनके मम्मी पापा के नाम वगैरह जान लेते हैं कि क्या है। यही है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के कवि, मतलब लेखक हैं। हिंदी के क्या है? लेखक। इस पाठ के लेखक है। इस पाठ के क्या है? लेखक। इनके बहुत ब्लैक एंड व्हाइट वाला फोटो है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, आगे अब हम बढ़ते हैं। सुनिए इनके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। चलिए शुरू कर रहे हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में आरत दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश, ये सब उत्तर प्रदेश में, यूपी। कहाँ है ये सब? यूपी में है। कहाँ है बउआ? यूपी में। कहाँ है? एगो गाना निकल था, यूपी में काबा। यूपी में काबा, तो गाना उना अलग बात होता है। आप यहाँ पढ़ाई करिए, यूपी में काबा उसे मतलब नहीं है, यहाँ अपना पढ़ाई बा वो पहले जरूरी है। चलिए सुनते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में आरत दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। कहा हुआ? आरत दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में। किनका जन्म? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म। आचार्य किनका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? आरत दुबे छपरा बलिया। कहाँ जन्म हुआ? आरत दुबे का छपरा बलिया। आरत दुबे का छपरा बलिया। आगे देखते हैं। द्विवेदी जी का साहित्य कर्म भारतवर्ष के सांस्कृतिक इतिहास की रचनात्मक परिणति है। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बांग्ला आदि भाषाओं व उनके साहित्य के साथ इतिहास, संस्कृति, धर्म, दर्शन और आधुनिक ज्ञान विज्ञान की व्यापकता व गहनता में बैठकर उनका अगाध पांडित्य नवीन मानवतावादी सर्जना
और आलोचना की क्षमता लेकर प्रकट हुआ है। किसकी प्रकट हुआ है? आलोचना की क्षमता लेकर के प्रकट हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। वे ज्ञान को बोध और पांडित्य की सहृदयता में ढालकर एक ऐसा रचना संसार हमारे सामने उपस्थित करते हैं। यानी क्या कह रहे हैं? वे ज्ञान को बोध और पांडित्य की सहृदयता में ढालकर एक ऐसा रचना संसार हमारे सामने उपस्थित करते हैं, यानी हमारे सामने ऐसा रचना उपस्थित करते हैं जो विचार की तेजस्विता, कथन के लालित्य और बंध की शास्त्रीयता का संगम है। इस प्रकार उनमें एक साथ कबीर, तुलसी और रविन्द्रनाथ टैगोर क्या ना है? कबीर, तुलसी और रविन्द्रनाथ टैगोर एकाकार हो उठते हैं। ऐसा लगता है कि तीनों का गुण उनमें समावेश है। किन में? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी में। ऐसा लगता है कि किन तीनों का? कबीर जी, तुलसीदास जी और रविन्द्रनाथ टैगोर, इन सभी का गुण वगैरह इनमें समाहित है। ऐसा इनको कृति वगैरह दिखने वगैरह से लगता है। चलिए, उनकी सांस्कृतिक दृष्टि अपूर्व है। क्या कहा है? उनकी सांस्कृतिक दृष्टि अपूर्व है। देखिए बुआ ये आगे पीछे न हो रहा है, 1 मिनट रुकिए, ओकरा ऊपर कर देते हैं। हाँ हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया। देखिए यहाँ क्या कहा गया है? हाँ, उनमें एक साथ कबीर, तुलसी और रविन्द्रनाथ एकाकार हो उठते हैं। उनकी सांस्कृतिक दृष्टि अपूर्व है। उनके अनुसार भारतीय संस्कृति किसी एक जाति की देन नहीं, यानी हमारी जो भारतीय संस्कृति है, इंडियन कल्चर, जो हम भारत में रह रहे हैं, किसी एक जाति, कोई एक धर्म के लोगों की देन नहीं है। क्या कह रहे हैं? किसी एक जाति की देन नहीं है। कौन? भारतीय। उनके अनुसार, किनके अनुसार? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। उनके अनुसार भारतीय संस्कृति किसी एक जाति की देन नहीं है, बल्कि समय समय पर उपस्थित अनेक जातियों के श्रेष्ठ साधनांशों के लवन नीर संयोग से विकसित हुई है। क्या हुई है? नहीं, सबके संयोग से विकसित हुई है। द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं हैं। प्रमुख रचनाएं यानी क्या क्या वो लिखे हुए? तो देखिए, अशोक के फूल, क्वेश्चन पूछ देगा, अशोक के फूल के मतलब लिखे कौन है? वही पूछेगा, तो क्या बोलिएगा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कल्पलता, क्या? कल्पलता, याद रखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। नोट्स जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसमें सीधा इंपॉर्टेंट है, सीधा एग्जाम में लौड़ेगा था ऐसे, कोई इधर उधर नहीं, कोई तामझाम नहीं रहता है। अशोक के फूल, कल्पलता, एवं कुटज के बारे में याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? कुटज। आलोक पर्व वगैरह हो गया। प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद निबंध संग्रह है। बाण भट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा उपन्यास है। सुर साहित्य, कबीर क्या लिखा हुआ है? कबीर मध्यकालीन बोध का स्वरूप, नाथ संप्रदाय, कालिदास की ललित योजना, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, आलोचना साहित्य, ये सब उनकी रचना वगैरह क्या क्या लिखे हुए। देखिए यहाँ पे किनकी? आचार्य हजारी प्रसाद उन्हीं के बारे में है। संदेश रासक, पृथ्वीराज रासो, राजा एगो था पृथ्वीराज चौहान, चौहानों के चौहान पृथ्वीराज चौहान। कौन कहे जाते थे? चौहाने के चौहान पृथ्वीराज चौहान। एक ससुर एक मरवा दिया। किसको? पृथ्वीराज चौहान को। एकदम एक गद्दार निकला। कौन? शेखर ससुर था, जयचंद्र नाम है। पृथ्वीराज रासो। नाथ सिद्धों की बानिया, ग्रंथ संपादन, विश्व भारती, शांति निकेतन पत्रिका का संपादन। द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर साहित्य अकादमी, पूछा हुआ क्वेश्चन याद रखिएगा। द्विवेदी जी को किस रचना के लिए क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार। आलोक पर्व किसके लिए? आलोक पर्व। द्विवेदी जी को किस रचना के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? आलोक पर्व के लिए। किसके लिए मिला है? आलोक पर्व पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण भी मिल चुका है उनको, पद्म भूषण सम्मान, एवं लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डी.लिट की उपाधि मिली है। वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय, क्या करें? वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय, शांति निकेतन विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय माने यूनिवर्सिटी, कई बार बता रहे हैं आपको, आदि में प्रोफेसर एवं प्रशासनिक पदों पर रहे हैं। सन 1979 में दिल्ली में उनका निधन हो गया। याद रखिएगा, जन्म 1907 और 1979 में क्या हो गया? निधन। इनका निधन कब हो गया था? 1979 में। चलिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली से लिए गए प्रस्तुत निबंध में प्रख्यात लेखक और निबंधकार का मानववादी दृष्टिकोण प्रकट होता है। इस ललित निबंध में लेखक ने बार बार काटे जाने पर भी बढ़ जाने वाले
नाखूनों के बहाने अत्यंत सहज शैली में सभ्यता और संस्कृति की विकास गाथा उद्घाटित कर दिखाई है। यानी नाखून जो है ना, बार बार कितनों काटते हैं तो ये क्या होता है, ये सब थोड़ा बढ़िए जाता है, नंबर हो जाता रहता है, बार बार बढ़ जाता है। तो इसके बारे में ना कि हमारा जो प्रकृति का जो शुरुआत हुआ है, हमारी संस्कृति की शुरुआत हुई है, हमारा जो मानव गुण कैसा था, हम पहले आदि मानव थे कि जंगली थे, कहाँ कहाँ से आए, सारा क्वालिटी के बारे में, डिमेरिट मेरिट सारा के बारे में इस निबंध में प्रकट कर दिए हुए हैं कि नाखून का है। देखो नाखून के कारण कहाँ से कहाँ हो गया क्वेश्चन, ये पूरा के पूरा लिख दिए हुए हैं। क्या कह रहे हैं फिर से सुनिए, यहाँ कह रहे हैं कि लेखक ने इस ललित निबंध में, क्वेश्चन ये भी आप पढ़ा दिए पहले कि नाखून क्यों बढ़ते है क्या बोलिएगा इसमें, बोलिएगा बउआ ललित निबंध, क्या बोलिएगा ललित निबंध में लेखक ने बार बार काटे जाने पर भी बढ़ जाने वाले नाखूनों के बहाने अत्यंत सहज शैली में सभ्यता और संस्कृति की विकास गाथा उद्घाटित कर दिखाई है। एक और नाखून का बढ़ना मनुष्य की आदिम पाश्विक वृत्ति है। कैसा वृत्ति है, पाश्विक, आदिम माने बहुत पुरानी, आदिम और पाश्विक वृत्ति यानी पशु जैसा गुण वगैरह है, और संघर्ष चेतना का प्रमाण है। तो दूसरी ओर उन्हें बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना मनुष्य के सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना को भी निरूपित करता है। लेखक ने नाखूनों के बहाने मनोरंजक शैली में, मनोरंजन इंटरेस्टिंग शैली में मानव सत्य का दिग्दर्शन कराने का सफल प्रयत्न किया है कि मानव का जो विचार है, आज भले ही हम कितनों आगे बढ़ गए हैं, लेकिन हमारा जो सोच है ओहने है पूरन के, जो हम जंगली वगैरह होते थे, तो उसके बारे में लेखक ने बताया है। यह निबंध नई पीढ़ी में, हम लोग जैसे नए पीढ़ी में, आप लोग जैसे नई पीढ़ी में, यह निबंध नई पीढ़ी में सौंदर्य बोध, इतिहास, चेतना और सांस्कृतिक आत्मगौरव का भाव जगाता है। सांस्कृतिक आत्मगौरव का भाव क्या करता है, जगाता है। तो ये रहा बउआ आपका ये रहा आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी, और इसमें ज्यादा माथापेची नहीं करना है, सब आपका नोट्स आपको बढ़िया से लिख के दे दिया जाता है। चलिए तो 4-5 क्वेश्चन तो आपका इंपॉर्टेंट हुआ। इधर से आगे बढ़ते हैं। अब इनका जो पाठ है उसका नाम क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, उस पर हम चलते हैं। यहाँ से क्या क्या ऑब्जेक्टिव आएगा आपको बता दिया गया है, क्या क्या आएगा बताइए फिर से। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं, शॉर्ट रिवीजन धाए धाए। पहला क्वेश्चन, नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ के लेखक कौन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं, गद्य की कौन सी विद्या है, निबंध। कैसन निबंध, ललित निबंध। कौन सा निबंध, ललित निबंध। तेसर क्वेश्चन, इनको किस कृति के लिए क्या मिला हुआ है, जैसे कि इनको मिला हुआ है साहित्य अकादमी पुरस्कार, किसके लिए, आलोक पर्व पर। किस पे लिए मिला है, आलोक पर्व पर। अशोक के फूल के रचनाकार कौन हो जाएंगे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कल्पलता के कौन हो जाएंगे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुटज के कौन हो जाएंगे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हो गया, बस यही कहानी खत्म है। और क्या है इसमें, बस इतना ही है इससे जो होगा। देखा, हाँ, जन्म, कब जन्म हुआ था, 1907 ईस्वी में। इनका जन्म कब हुआ, 1907। निधन कब हुआ, 1979। क्या, हाँ, दिल्ली में। न जाने दिल्ली कितनों का दिल ले गया, पता नहीं कितने आदमी को यहाँ निधन हुआ है। बहुत कवि वगैरह के बारे में आपको पढ़ा है, दिल्ली दिल्ली दिल्ली, का दिल्ली, एकदम दिल्ली रहता है। चलिए आगे देखते हैं, सब कवि सबको ले गया यही दिल्ली। आगे बढ़ रहे हैं बुआ, अब एकदम आराम से पढ़िएगा, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, एकदम धीरे धीरे आपको वीडियो मिलता रहेगा, पढ़ते रहिए मन से। चलिए आज ना हम एगो तनी अपडेट कर रहे हैं। सबसे पहले ये लेसन में नहीं तो खतरनाक खचरा लेसन है। हालांकि लेसन जो है ना, ये नाखून के बारे में, ये तो पहले बात नाखून खचरा है कि पूरा रोज बढ़ता है, काट देते तो बढ़ता है, बेलज्जा है, बढ़वे नहीं करता है। काट देते हैं तो नहीं बढ़ता है, काट देते हैं तो मतलब तैयो नहीं बढ़ता, बोल दिए तैयो बढ़ जाता है, सुनवे नहीं करता। सुनिए, काट देते हैं फिर भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसका मीनिंग आपको थोड़ा बहुत जान लेना जरूरी है। तो पहले आई में हम अपना मीनिंग आपको बता देते हैं कि पहले ओकरा रिवीजन कर लीजिए, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। कुछ शब्द है जानते हैं, ज्यादा नहीं जानेंगे। अल्पज्ञ, अल्पज्ञ माने कम जानने वाला। अब अति में भी आ जाएगा आपका, क्या बोलते हैं उसको, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जो व्यक्ति कम जानता, कम जानने वाला को क्या बोलते हैं, अल्पज्ञ। कम जानने वाला, अल्पज्ञ। दयनीय मीन्स दया करने योग्य, दयनीय मीन्स दया करने योग्य। साथ साथ बोलिएगा, एकदम बढ़िया से याद हो जाएगा। बेहया, देखो आई गाली उली बोल देते हैं। बेहया माने बिना हया के, निर्लज, बेशरम। प्रतिद्वंदी,
विरोधी, आमने सामने जगह से लड़ाई हो रहा है उसी को प्रतिद्वंदी कहते हैं। नखधर, नख को धारण करने वाला, नख यानी नाखून, नाखून रखने वाला। पहले जो अपन सब पूर्वज थे ना, जंगली सब एकदम बड़का बड़का नाखून रहता था, इसी एकदम उगाता था, कुछ के मार के दौड़ा देता था, कहानी खत्म। आज तनका भर के कोई आदमी से कोकरोच से जल जाता है, कोई गिरगिट से डर जाता है, पता नहीं कैसा कैसा रहता है। चाइना वाला से तो सीधे पकड़ लात मार भूज, कहानी खत्म। अब पता नहीं लोग सब डर जाता रहता है, कौन डरता है, सो आप देख लीजिए। नखधर, नख को धारण करने वाला, नाखून वाला। दंतावलंबी, दांत का सहारा लेकर जीने वाला। एक सब का चर्चा है कहानी में, मतलब जो सॉरी निबंध में सारा चर्चा है, खाली पढ़िए। विचरण, घूमना भटकना। ततः किम माने क्या होता है, ततः किम माने क्या लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा हुआ है, फिर क्या। असह माने क्या होगा, न सह सकने योग्य, न सह सकने योग्य के लिए क्या लिखा गया है, असह लिखा है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको जूम कर देते हैं आपको, देखिए यहाँ पे सिलेक्शन पे हम आए और यहाँ कर देते हैं एकरा जूम। देखिए बउआ आप लोग को दिखता होगा अच्छा से, इसको हम जूम कर दे रहे हैं आप ही लोग के लिए, ताकि मोबाइल फोन वगैरह में आपको बढ़िया से दिख सके और एकदम बढ़िया से आप लोग पढ़ाई कर सके। देखिए कितने बड़का हम कर दिए। देखिए अब देखिए आप इसको और बड़का कर देना चाहते हैं, देखिए रुकिए 1 मिनट, नहीं घसकाते हैं इसको, 1 मिनट बउआ, घसक गया। चलिए देखिए यहाँ पर है पाशवी वृत्ति, पाशवी यानी पशु जैसा स्वभाव एवं आचरण, उसी को बोलते हैं पाशविक वृत्ति बोलते हैं। पाशविक वृत्ति माने पशु जैसा व्यवहार। वर्तुलाकार, घुमावदार, गोलाकार। वर्तुलाकार माने क्या होता है, घुमावदार गोलाकार। दंतुल माने दांत वाला, जिसके दांत बाहर निकले हो। दक्षिणात्य मीन्स दक्षिण का या दक्षिण भारतीय। अधोगामिनी माने क्या था, नीचे की ओर जाने वाली। अधोगामिनी मीन्स नीचे की ओर जाने वाली। सहजात वृत्ति मीन्स जन्म के साथ पैदा होने वाली वृत्ति को क्या, स्वभाव को क्या कहते हैं, सहजात वृत्ति। वाक माने वाणी, जो हम बोल रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं। निर्बोध माने ना समझ, नादान, कहता है कोई लड़का से छोट बच्चा बदमाशी करते करते ये अभी अबोध है, अबोध, हमारा सबके भाषा में, अपना सबके भाषा में कहता है अबोध, उसी को किताबी भाषा में क्या लिखता है, निर्बोध। अनुवर्तिता मीन्स पीछे पीछे चलना, अनुवर्तिता मीन्स क्या हो जाएगा, पीछे पीछे चलना। अरक्षित मीन्स क्या हो जाएगा, जो रक्षित न हो खुला। अनुसंधित मीन्स क्या हो जाएगा, अनुसंधान की प्रबल इच्छा। अनुसंधान की क्या हो जाएगा, प्रबल इच्छा। अनुसंधान की प्रबल इच्छा। 2-4 और मीनिंग है, देख लेते हैं। आपको पाठ पढ़िएगा ना तो उसमें मीनिंग की जरूरत पड़ेगा, मतलब पढ़े रहिएगा तो थोड़ा समझ में ज्यादा आएगा। सरबस, शरबत रहता है, गर्मी महीना है। सरबस माने सर्वस्व, सब कुछ, सरबस। पूर्व संचित माने पहले से इकट्ठा या जमा किया हुआ, उसको क्या बोलते हैं, पूर्व संचित। संवेदना मीन्स दूसरे के दुख को महसूस करना, दूसरे के दुख को महसूस करना। उद्भावित मीन्स प्रकट की गई, उत्पन्न की गई। असत्य आचरण मीन्स असत्य आचरण, लोक विरुद्ध आचरण। लोक विरुद्ध यानी हमारे लिए, हमारे समाज के लिए ऐसा व्यवहार विरुद्ध है, जो गलत है हमारे समाज में। निर्वैर मीन्स बिना वैर के, विरोध के, केकरो से कोई माने मतलब नहीं रखना, केकरो से दुश्मनी उस्मनी रखना। उत्स माने स्रोत, उद्गम, मूल। आत्मतोषणा मीन्स अपने को संतुष्ट करना, अपने को समझना, इसको क्या बोलते हैं, आत्मतोषणा। चरितार्थता मीन्स सार्थकता। निशेष मीन्स जिसका शेष भी न बचे, संपूर्ण। तकाजा मीन्स मांग, तकाजा मीन्स क्या है, मांग है। चलिए अब हम पाठ को शुरू करते हैं। किसको शुरू करें बुआ, पाठ को। चलिए अब इसको हम शुरू करते हैं, लाते हैं इसको पाठ वगैरह को। देखिए 2-3 पेज का है, आप पढ़िएगा तनी ठीक है, ठाक है, आराम से पढ़िए। हम लेसन वाइज एक एक करके वर्ड बाय वर्ड पढ़ाते हैं, ताकि आपको रीड, जो सबसे एकदम कमजोर बच्चा होगा ना, देखिए जो सबसे कमजोर होंगे ना, वो रीडिंग को करके सीख जाएंगे यहाँ। इतना हम धीरे धीरे पढ़ाते हैं, नहीं तो इसका शॉर्ट नोट्स बना करके ऐसा पढ़ा देते हैं ना कि 5 से 10 मिनट में हम चैप्टर खत्म कर देंगे, पूरा कहानी याद रहता है हमरा सके, तुरंत खत्म कर देंगे आपको, याद समझिए। देखिए अब वो नोट्स वगैरह से नहीं है, आप रीडिंग भी करिए एकदम बढ़िया से, एक लाइन बाय लाइन समझिए, ताकि उसका मीनिंग डिटेल में आप समझ सके। नोट्स पढ़ा देंगे तो आप बढ़िया से कभी रीडिंग करिएगा किताब को, और रीडिंग करिएगा तभी अच्छा से टॉप ला पाइएगा, ना तो वो हो गया खिरसा खाना। खिरसा खाए के मतलब दूध में जो निकलता है ना छाली, खिरसा कहिए या छाली कहिए, छाली, जैसे दूध को गर्म करिएगा तो पर बहुते मोट छाली जम जाता है, तो कोई छाली खा के बरुआर है, और कोई पूरा के पूरा दूधे गटक गया है। ज्यादा बरुआर के होगा, कमेंट करिए, हम नहीं जानते हैं, कमेंट करिए। हमरा तो लगता है, अब जो लगता है से हम बता रहे हैं, पूरा के पूरा आप दूध गटक जाइए, छाली खाने से कुछ नहीं होने वाला, पूरा पूरा पढ़ लीजिए। चलिए बउआ देरी न करते हुए शुरू करते हैं, चलिए करें स्टार्ट, आगे बढ़ रहे हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ का नाम क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए
आजकल क्या है समझते हैं, कवि कह मतलब लेखक कह रहे हैं बच्चे कभी ना कभी चक्कर में डाल देने वाला प्रश्न कर बैठते हैं। आप लोग भी अपने मम्मी पापा से पूछे होइएगा, क्या पूछे होइएगा, कभी कभी कोई लड़का पूछ देता रहता है, हम कहते तब क्लास में पूछता रहता है, हम ही बताएं हमारे से क्वेश्चन करता रहता है। तो बच्चा हमारा से नहीं पूछेगा तो केकरा से पूछेगा? पैसा जब हम लेते हैं, है कि नहीं है, तो हमारे से उसने पूछेगा, तो वही ला तो पैसा लेते हैं। तो चलिए ऑनलाइन वाला से नहीं लेते हैं, ऑनलाइन वाला ऐसी है यूट्यूब के दुनिया में। चलिए समझते हैं, आप लोग भी मम्मी पापा से पूछिएगा, मम्मी बताओ ये बारिश का हल होता है, बताओ धरती कैसन है, इस सब के बारे में कुछ 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 पूछता है। आंधी कैसे उठता है, तूफान कैसे उठता है, ये बादल कैसे गरजता है, लौका कैसे लौकता है, देखते करके पूछते रहते हैं, कुछ कुछ पूछ देता है। इस सब के जानकारी सब तो नहीं दे पाते, तो मम्मी लोग कहती हाँ होता है ना, इसी होता है। जो पढ़ी लिखी है हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, वो बता देती होंगी। इस सब का एगो शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बना बना के आपको हम भेज देंगे, शॉर्ट वीडियो नहीं 50 मिनट 5 मिनट का रहेगा, सब के बारे में जानकारी दे देंगे आपको। सारा जो डाउट है कमेंट करिए, धाए से आंसर मिलेगा आपको। तो चलिए, ये जो लेखक हैं उनकी बच्ची वो छोटकी सी है, वो उनको क्वेश्चन डाल देते, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाला प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता, अपने आप को कह रहे हैं कि अल्पज्ञ पिता जो नहीं जानते रहते हैं, अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है, अपने बारे में बोल रहे हैं लेखक। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ दिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, उनकी बच्ची, किनकी बच्ची, लेखक जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, उनकी बच्ची क्या पूछ दी, पूछ ये दी। 1 मिनट बुआ रुक जाइए, तनी हम सिस्टम को देख रहे हैं क्या हुआ। देखिए बुआ, ये लैपटॉप में दिक्कत आ गया था, इसलिए पूरा वीडियो ये कट गया है कि अ, कि कह रहे हैं बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाला प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ दिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। बच्चे कुछ दिन तक अगर उन्हें बढ़ने दे तो माँ बाप अक्सर उन्हें डांटा करते हैं, पर कोई नहीं जानता कि ये अभागे नाखून क्यों इस प्रकार बढ़ा करते हैं। हम लोग ये कोनो कोनो बच्चा सब बच्ची सब क्या करती है, नाखून बड़का बड़का रख लेती भोंके के लेल, आके क्लास में क्या करती रहती, गड़ा देती रहती है। अब गड़ा देता रहता है, देता भी रहता है, देती भी रहती है, गला भी देती रहती है। तो इला कहते हैं, लेकिन मम्मी पापा डांटते रहते हैं। अब पते नहीं है किसी को कि बढ़ता काहेला है, ये जो नाखून है ये बढ़ काहेला रहा है। देखिए अक्सर उन्हें डांटा करते हैं, पर कोई नहीं जानता कि अभागे नाखून क्यों इस प्रकार बढ़ा करते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर, यानी फिर बढ़ जाएंगे। आखिर ये इतने बेहया क्यों है? कौन है बेहया? नाखून। कौन है बेहया? कौन है? कवि जो लेखक है, कवि बार बार बोल दे रहे हैं, लेखक हैं जो बेहया किसको कह रहे हैं, कि नाखून को कह रहे हैं कि कैसन है ये, बेहया है। कैसन है? बेहया। कुछ लाख ही वर्षों की तो बात है, जब मनुष्य जंगली था, बनमानुष जैसा उसे नाखून की जरूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए
नाखून बहुत जरूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे। दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। उन दिनों उसे जूझना पड़ता था, प्रतिद्वंदियों को पछाड़ना पड़ता था। नाखून उसके लिए आवश्यक अंग था। फिर धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। यानी कह रहे कि पहले जो आदमी मनुष्य था, वो बनमानुष जैसा जो लोग वगैरह था, उन्हें अपने मतलब नाखून वगैरह बड़ा बड़ा था, उन्हें की तरह घूम रहे हैं, कहीं शिकार करने गए, कोई जानवर से जूझ गए, किसी से लड़ गए, किसी से कुछ हो जाता था, अपने में लड़ गए, तो उनको रक्षा करने का काम करता था। कौन कौन? नाखून और दांत भी थे, लेकिन पहले कौन आता था? नाखून। जैसे बच्चा से क्लास में मार करता रहता, ले मुंह बकोट लेता है, एकदम बकोट वकोट लेता रहता है, तो सबसे पहले कौन दांत काटता है? एकदम भयंकर जब होता है ना, जब भयंकर हो जाता है, तब काट लेता है, बढ़िया से दांत काट लेता रहता है। तो वो अलग बात है। तो समझिए क्या करे, कुछ ही लाख वर्ष की बात है, जब मनुष्य जंगली था, बनमानुष जैसा, उसे नाखून की जरूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे। हाथ में है तो अस्त्र, आप फेंक के मारे तो शस्त्र। जैसे मान लेते तीर धनुष है, और तीर से धा 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 तीर चला रहे हैं, तो क्या हो गया? शस्त्र। बंदूक से गोली चला रहे हैं, शस्त्र। हाथ में रख के मार रहे हैं, तो क्या हो गया? अस्त्र। क्या हो गया? अस्त्र। यहाँ क्या कहा गया देखिए, कि नाखून उसके लिए आवश्यक अंग था। यहाँ क्या कह रहे हैं? नाखून उसके लिए क्या था? आवश्यक अंग था। क्यों आवश्यक अंग था? आवश्यक अंग था। फिर धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। पत्थर के ढेले और पेड़ की डाले काम में लाने लगा। रामचंद्र जी की जो वानरी सेना के पास ऐसे ही अस्त्र थे, यही सब वगैरह थे। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए थे। राम जी जो लड़ने गए थे रावण से, वो उनके सेना के पास अलग अलग टाइप का हथियार वगैरह रहता था। अब वो जो सीरियल देखिएगा ना, उसमें दूसरे कुछ बताए है, और रियल रामायण पढ़िएगा तब आपको पता लगेगा क्या क्या बने रहे थे। करे रामचंद्र जी के वानरी सेना के पास ऐसे ही अस्त्र थे। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए थे। इन हड्डियों के हथियारों में सबसे मजबूत और सबसे ऐतिहासिक था, मतलब एगो हड्डी का हथियार था ना, जो सबसे मजबूत और ऐतिहासिक था, अलगे टाइप का था। कौन था? देवताओं के राजा, याद रखिएगा, देवताओं के राजा का वज्र। वज्र माने समझिए, वज्र कई तरह के दिखाया गया सीरियल में। एगो कहीं कहीं बताया गया गद्दा जो होता है ना, हनुमान जी रखते एकदम गदा, उसको भी वज्र कहते हैं। आ कहीं कहीं एगो देखिएगा एकदम मछली के कांटा जैसे एगो सीरियल में दिखाए हैं, कई तरह के रहेगा। आपको रुकिए हम बना देते हैं, उज्जर रहता है वो। यहाँ तो ऐसा है, ऐसा ऐसा रहेगा। ई मीट कहा ला रहा है, ई बोकवा के का हुआ? हम रुकिए, आपको हम वज्र बना के दिखा देते हैं। 1 मिनट, अभी हम आपको लिख देते हैं। 1 सेकेंड, पेन आ गया। चलिए देखिए, ऐसा ऐसा बनाए हैं, कहीं कहीं ऐसा ऐसा बनाया हुआ है। देखिए ऐसे ऐसे बनाए, उज्जर रहता है, ऐसे रहता है। आ देवता के राजा इंद्र अपना हाथ में पकड़ेगा, ऐसे ऐसे करके एकदम मारता रहता। सीरियल समय देखिएगा, ऐसे सीरियल समय ऐसा रहता है। तो एकरो कहीं कहीं वज्र कहता है। तो अब देखिए, ये हड्डी के बनल था। क्या बताया गया है? हड्डी का। एगो ऋषि थे। कौन ऋषि थे? उन ऋषि का नाम था दधीची। क्या नाम था बउआ? दधीची। उन्हीं के हड्डी से बना हुआ था। किस ऋषि के? दधीची ऋषि के। देखिए उन हड्डियों के भी हथियार बनाए। इन हड्डियों के हथियारों में सबसे मजबूत और सबसे ऐतिहासिक था देवताओं के राजा का वज्र। देवताओं का राजा कौन है? इंद्र। कौन है? इंद्र। कौन है देवताओं के राजा? देवताओं का राजा इंद्र है, जो दधीची मुनि की हड्डियों से बना था। मनुष्य और आगे बढ़ा, उसने धातु के हथियार बनाए। आजकल ना देखते हैं लोहा लकड़ के हथियार, तलवार वगैरह ये सब चलता वगैरह, तब तो बहुत ही आगे बढ़ गया है। जिनके पास लोहे के अस्त्र और शस्त्र थे, वे विजयी हुए। देवताओं के राजा तक को मनुष्यों के राजा से इसलिए सहायता लेनी पड़ती थी। कभी कभी ना देवता का राजा इंद्र वगैरह ना धरती पर के राजा से सहायता मांगता था, कि हमको ना असुर सब, दानव सब आक्रमण कर दिया है, आप आके हमको बचाइए। तो जाते थे ये लोग। काहे ला? ये लोग ना वो देवता के राजा सब हड्डी के हथियार वगैरह से मार करते थे, अलग अलग टाइप से। ओहू से मजबूत होकर निकल गया कथी के हथियार? लोहा वगैरह के हथियार वगैरह। तो ये सब जाते थे, उनको मदद वगैरह करने जाते थे। क्या लिखे गए हैं? कि जिनके पास लोहे के अस्त्र और शस्त्र थे, वे विजयी हुए। देवताओं के राजा तक को मनुष्यों के राजा से इसलिए सहायता लेनी पड़ती थी, कि मनुष्यों के पास लोहे के अस्त्र थे, असुरों के पास अनेक विद्याएं थी, पर लोहे के अस्त्र नहीं थे, शायद घोड़े भी नहीं थे। आर्यों के पास ये दोनों चीजें थी। आर्य विजयी हुए। फिर इतिहास अपनी गति से बढ़ता गया। नाग नाग हारे, सुपर्ण हारे, यक्ष हारे, गंधर्व हारे, असुर हारे, राक्षस हारे, सब हार गए। लोहे के अस्त्रों ने बाजी मार ली। आज जीत कौन गया बउआ? लोहा के अस्त्र। कौन जीत गया? लोहा के। यानी लोहा के अस्त्र के सामने में ये सब हार गया और सब पराजित हो गया। आई सब
जो लोहा वहा के अस्त्र वगैरह का खोज किया था वो सब जीत गया। अब देखिए, अब यहाँ क्या कर रहे हैं, लोहे के अस्त्रों ने बाजी मार ली, इतिहास आगे बढ़ा। आगे क्या लिखा हुआ है, पलीते वाली बंदूकों ने, कारतूसों ने, तोपों ने, बमों ने, बम वर्षक वायुयानों ने इतिहास को किस कीचड़ भरे घाट तक घसीटा है, यह सबको मालूम है। नखधर मनुष्य, जो नाखून रखने वाले मनुष्य थे, अब एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है। आज प्रत्येक देश के पास देखिएगा एटम बम वगैरह है, परमाणु बम जिसको कहते हैं, और सब अब नाखून के स्थान, सोचिए समय समय की बात है, कभी मारने के लिए नाखून का इस्तेमाल करते थे, वही मानव आगे चल करके अब एटम बम जैसे घातक घातक हथियारों का उपयोग करते हैं। अब देखिए, यानी कवि जो है, सॉरी लेखक जो है ना, यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम ना अभी भी जंगली वाला जो तेरा लक्षण है ना, वो खत्म नहीं हुआ है। आज भी तुम्हारे अंदर वही लाखों साल पुराने जो तुम्हारे पूर्वज थे, जो नाखून रख करके किसी का शिकार करते थे, किसी को मारते थे, वो लक्षण आज भी तुम में है। उसके बाद तुम अप टू डेट हुए हो, तो आज अप टू डेट होकर आज एटम बम से मारते हो। देखिए क्या कह रहे हैं लेखक, लेखक आपको कह रहे हैं, देखिए, नगधर मनुष्य अब एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है, पर उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। उसके नाखून क्या है, अब भी बढ़ रहे, याद दिलाता है, नाखून बढ़कर क्या करता है, याद दिलाता है कि अभी तुम सुधरे नहीं हो। अब भी प्रकृति मनुष्य को उसके भीतर वाले अस्त्र से वंचित नहीं कर रही है। अब भी वह याद दिला देती है कि तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। तुम वही लाख वर्ष के पहले के नख दंतावलंबी जीव हो, पशु के साथ एक ही सतह पर विचरण करने वाले और चरने वाले। ततः किम, मैं हैरान होकर सोचता हूँ, फिर भी मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने, क्या कह रहे हैं, फिर भी मैं आज आपको सोच, मतलब लेखक करे, सोचता हूँ कि आज मनुष्य अपने बच्चे को नाखून न काटने पर क्या करते हैं, ना काटने के लिए मतलब क्या करते रहते हैं, डांटते हैं। न काटने पर क्या करते हैं कि, देखिए तो क्या लिखा हुआ था कि नाखून न काटने, क्या किया गया है, नाखून न काटने के लिए, जैसे बच्चा सब रहता है ना, उसका नाखून ओकरा से बढ़ावे के मन रहता है, क्या करने का मन करता है, नाखून बढ़ाने के मन रहता है। वो कहता है हम बड़का बड़का नाखून रखेंगे। ज्यादातर कौन रखती है, ज्यादातर जैसा पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा, बउआएगा, खाली एकदम उल्टा पुल्टा काम करेगा, मतलब खाली बउआएगा, एकदम पढ़ेगा नहीं, खाली कहेगा हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, ओहन ओहन धिया पुता सब बड़का बड़का नाखून बढ़ा लेती है और कोनो कोनो बढ़ा लेता भी है। हम समझ लीजिए, आप सबको हम बोल रहे हैं, ये है उसको हम बोल रहे हैं कि नाखून बढ़ाने वाला क्या है। अब बुझ लो बउआ, आप लोग कैसन जा रहे हैं, वही पाशविक प्रवृत्ति आपके अंदर है। कौन सी प्रवृत्ति है, पाशविक प्रवृत्ति, उसी को बोलते हैं नाखून बढ़ाना। पशु वाली प्रवृत्ति है, कैसी वाली प्रवृत्ति है, पशु वाली, उसी को बोलते हैं नाखून बढ़ाने वाली प्रवृत्ति। देखिए, कह रहे हैं कि नाखून न काटने के लिए डांटते, यानी नहीं काटता रहता है उसलिए डांटते रहते हैं। क्या लिखा है, किसी दिन कुछ थोड़े लाख वर्ष पूर्व वह अपने बच्चों को नाखून नष्ट करने पर डांटता रहा होगा। यानी बताइए, यही नाखून से जब वो अस्त्र के रूप में उपयोग करते थे, जब इसे शिकार करते थे, किसी को मारते थे, प्रतिद्वंदी को पछाड़ते थे, लड़ते थे, तो इसी का नाखून का उपयोग करके करते रहे होंगे। लेकिन आज वही मानव इस नाखून काटते हैं, यदि बच्चे न काटते हैं तब उसको डांटते हैं, काटो रे काटो रे काटो। एक समय रहा होगा तो बच्चे को उस समय क्या कह रहे होंगे, बोक्का कहीं का, काहेला काट दिया है, अब तोरा कोई मारेगा तो कैसे बोकटेगा उसको, कैसे शिकार करेगा। यानी समय समय की बात है और कोई विशेष बात नहीं है। यानी काटने के लिए डांटता रहा होगा, न काटने के मतलब काट दिया रहा होगा, डांटता रहा होगा। लेकिन प्रकृति है कि वह अब भी नाखून को जिलाए जा रही है, और मनुष्य है कि वह अब भी उसे काटे जा रहा है। वे कम वक्त रोज बढ़ते हैं क्योंकि वे अंधे हैं, नहीं जानते कि मनुष्य को इससे कोटि कोटि गुना शक्तिशाली अस्त्र मिल चुका है। नाखून को पते नहीं है, नाखून को का नहीं पता है, ये पता नहीं है कि देखो तुम्हारा टाइम खत्म, इसका टाइम क्या हो गया, खत्म। अब तुम्हारे जगह पर आज मानव ने बड़े बड़े हथियार इकट्ठा कर लिए हैं, एटम बम, परमाणु बम से रख लिए हुए हैं, इसलिए तुमको क्या कर दिए, एक्सचेंज, क्या कर दिए हैं, एक्सचेंज। आई का पते नहीं है, ये कहता है हम ना तोरा रक्षा करने के हथियार है। तुम एक समय था लाखों वर्ष पहले, तुम हमारे ही मदद से शिकार करता था, प्रतिद्वंदी से लड़ता वगैरह था, इसलिए बेचारा बढ़ जाता है। लेकिन इसको पते नहीं है कि आज का मानव क्या किया है, अब बदल गए हैं, और कैसन बदलान बदले हैं, अब एटम बम पर भरोसा कर रहे हैं। चलिए
लेखक आपको बता रहे हैं, लास्ट में आपको बताएंगे सारांश शॉर्टकट में क्या होता है। देखिए आगे कह रहे हैं, नहीं जानते हैं, कौन नहीं जानते, नाखून, कि मनुष्य को इससे कोटि कोटि गुना शक्तिशाली अस्त्र मिल चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता, उसके भीतर बर्बर युग का कोई अवशेष रह जाए। यानी मनुष्य क्या चाहता है कि मेरे अंदर कोई बर्बर युग का कोई अवशेष रह जाए, मैं नहीं चाहता। अब हम अपने आप को नया मानव अप टू डेट वाला बने हैं, तो बर्बर युग की कोई निशानी को मानव रखना नहीं चाहता, मनुष्य रखना नहीं चाहता, उसके भीतर बर्बर युग का कोई अवशेष रह जाए, यह उसे असह्य है। लेकिन यह भी कैसे कहूं, लेखक कह रहे हैं, हम कैसे कहूं कि मनुष्य अपने अंदर की बर्बरता को नष्ट करना चाहता है, कैसे कहूं कि मनुष्य अपने अंदर की बर्बरता जो पुरानी वाली आदत थी उसको छोड़ना चाहता है। नाखून काटने से क्या होता है, मनुष्य की बर्बरता घटी कहाँ है, आज भी मनुष्य वही बर्बर है, उसी तरह का असभ्य है। आज नाखून को हटाओ तो उसकी जगह बड़े बड़े अस्त्र से मार रहे हैं, कहीं किसी को मार रहे हैं, कहीं किसी को मार रहे हैं, रोज लड़ाई चलता रहता है आजकल। अभी 2026 में देखिए कितने बम पटका रहा है, आप देखिए किए हैं, वह तो बढ़ती ही जा रही है। मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का हत्याकांड, आप जानते हैं हिरोशिमा कहाँ है, बताइए बउआ, ही हिंदी में पढ़ेंगे। हिरोशिमा है आपका जापान में। कहाँ है हिरोशिमा, जापान पे। वहां अमेरिका ने बम पटका था, ऐसा बम पटका ना कि उसको मतलब नस नाबूते कर दिया। कई तारीख को ये बताएंगे अगला लेसन में, उसे बता देते हैं, न तो खचरा से कमेंट करेगा कि सर जी भूलल है। 6 अगस्त 9 अगस्त याद रखिएगा, 1945, 6 अगस्त 9 अगस्त, एगो नागासाकी है, एगो हिरोशिमा है। चलिए पढ़ेंगे, अब आपको बता दिए। मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का हत्याकांड बार बार थोड़े ही हुआ है, यह तो उसका नवीनतम रूप है। मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूं तो कभी कभी निराशा हो जाता है, ये उसकी भयंकर पाशविक वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं चाहता। यानी मनुष्य के अंदर जो पशु वाली प्रवृत्ति है ना बउआ, ये कितनों कुछ करोगे ना, ये पशु वाली प्रवृत्ति जो मनुष्य के अंदर है वो कभी हटना ही नहीं चाहती। मनुष्य के अंदर जो पशु वाली प्रवृत्ति है कभी हटना चाहती है नहीं, कितनों इसको काटोगे ये बेचारा फिर वो अपन अपन लक्षण दिखा ही देता है। कौन, मनुष्य के अंदर जो पाशविक वाला प्रवृत्ति है वही क्या होता है, हटना ही नहीं चाहता है। तो देखिए यहाँ कह रहा है, पशुता की जितनी बार काट दो वह मरना नहीं जानती, हटना नहीं जानती। कुछ हजार साल पहले मनुष्य ने नाखून को सुकुमार विनोदों के लिए उपयोग में लाना शुरू शुरू किया था। वात्स्यायन के कामसूत्र ने एक है पुस्तक है, कामसूत्र के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा वात्स्यायन कौन है, कामसूत्र के लेखक कौन है, वात्स्यायन। वात्स्यायन के कामसूत्र से पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था, नाखून को में डिजाइन डिजाइन काटता था। उनके काटने की कला काफी मनोरंजक बताई गई, तरह तरह से डिजाइन काटता था। कोई त्रिकोण काट रहा है, कोई वर्तुलाकार यानी गोल काट रहा है, कोई चांद जैसन काट रहा है, कोई दंतुल काट रहा है, आदि विधि विविध आकृतियों के नाखून उन दिनों विलासी नागरिकों के न जाने किस किस काम आया करते थे। अभी बता दिए तो कोई डिजाइन काटने मत लग जाना, ये सब जंगली टाइप का लगेगा अभी। उनको सिकथक यानी मोम पूछ देगा, अब सिकथक का मतलब क्या होता है, मोम, याद रखिएगा सिकथक का मतलब क्या होता है, मोम। और अलग तक माने अलता से यत्न पूर्वक रगड़ कर लाल और चिकना बनाया जाता था। अभी तो बनाया जाता है इस चिकना उकना। गौर देश के लोग उन दिनों गौर देश के लोग उन दिनों बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे। गौर देश माने समझ रहे हैं, गौर यानी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, इस सब को मिला के एगो प्रांत वगैरह था, उसको गौर कहते थे। इतिहास में ये सब हम पढ़ाते हैं, जब प्राचीन इतिहास पढ़ाते हैं ना तो अब की कहानी सब है। तो समझिए आप किधर के एरिया की बात हो रही है। गौर देश के लोग उन दिनों बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे, और दक्षिणात्य लोग यानी दक्षिण भारत के लोग छोटे छोटे नखों को, अपनी अपनी रुचि है, जिसको जैसन मन होता था वैसन वैसन करते थे। अपनी अपनी क्या है, इंटरेस्ट इंटरेस्ट की बात है कि नहीं है, कौन सी की बात है, अपने अपने इंटरेस्ट की बात है कि नहीं, जिसको जो मन करता है वो करते हैं। दक्षिण भारत के लोग कैसा नाखून, छोटका छोटका, और इधर गौर देश के लोग कैसा, बड़ा वाला रखते थे। देश की भी और काल की भी, काल माने समय समय की बात होती है, सब समय में अपटूडेट होता रहता है, लेकिन समस्त अधोगामिनी वृत्तियों को और नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुष्योचित बनाया है। यह बात चाहूं भी तो भूल ना सकता। मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी विज्ञानियों का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यास जन्य सहज वृत्तियां रह गई है, दीर्घकाल तक उनकी आवश्यकता रही है। अतएव शरीर ने अपने भीतर एक ऐसा गुण पैदा कर लिया है कि
वे वृत्तियां अनायास ही और शरीर के अनजाने में भी अपने आप काम करती है। नाखून का बढ़ना उसमें से एक है, केश का बढ़ना दूसरा, दांत का दोबारा उठना तीसरा है। मतलब क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कि जो प्रकृति है ना, यानी ये वृत्तियां अनायास ही है। हम कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते कि नाखून बढ़ जाए, कोनो कोनो इसी से रगड़ रहता, कहता आंख के रोशनी बढ़ता, सब फेक बात है, कुछ नहीं होता है उसे। कहे वो देखे बच्चा से क्लास में जो रगड़ता है, पढ़े आएला पढ़ेगा कि नाखून रगड़ेगा, तू आंख के रोशनी तोरा बढ़ता है नाखून रगड़ने से, रगड़ने से, सब गलत बात सब है, समझिए। ये सब कैसा है, अनायास। क्या कह रहा है, ये वृत्तियां अनायास ही और शरीर के अनजाने में भी अपने आप काम करती रहती। कौन कौन, नाखून का बढ़ना उसमें से पहला है, अपने आप काम करेगा। केस का बढ़ना दूसरा, दांत का दोबारा उठना तीसरा है। पलकों का गिरना, ये जो पपनी है धा धा गिरता रहता है, कुछ हुआ तो धा धा गिरते रहता है। पलकों का गिरना चौथा है। और असल में सहजात वृत्तियां अनजान स्मृतियों को ही कहते हैं। सहजात वृत्ति माने अनजान स्मृति को कहते हैं। हमारी भाषा में इसके उदाहरण मिलते हैं। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिलेगी कि हमारा वास्तविक लक्षण कैसा है, ये प्रवृत्ति पहचानने में लोगों को बहुत मदद मिलेगी। पर कौन सोचता है, सोचना तो क्या, उसे इतना भी पता नहीं चलता कि उसके भीतर नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। और यद्यपि पशुत्व के चिन्ह उसके भीतर रह गए हैं, पर वह पशुत्व को छोड़ चुका है। पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता, उसे कोई और रास्ता खोजना चाहिए। कोई और रास्ता क्या करना चाहिए, खोजना चाहिए। अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्यता की विरोधिनी है। अस्त्र जो आज हम लोग बढ़ा रहे हैं, भंडार कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, ये सब कैसा लक्षण है हम लोग का, पशुता का लक्षण है। कैसा लक्षण है हमारा, पशुता का लक्षण है। चलिए थोड़ा और है, लेखक कह रहे हैं, सुनिए 1 मिनट, पार्ट है, 2 पेज और है, इसको एक पे बाद एक है, छोटा सा है, खत्म कर देते हैं। थोड़ा ही वीडियो लंबा होगा, ज्यादा कुछ नहीं, समझ ही रहे हैं, हिंदी है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ देखिए आगे कह रहे हैं लेखक, क्या कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं कि पता नहीं मेरा मन पूछता है, मेरा मन पूछता है कि किस ओर आजकल के जो मानव है किस ओर बढ़ रहे हैं। आजकल के मनुष्य मनुष्य बन रहे हैं कि पशु बन रहे हैं। एक समय था तो मनुष्य जंगली था, आदि मानव जैसा था, वहां से उठकर यहाँ आया है। थोड़ा अपने आप को कहता मैं सभ्य मानव हूँ, अच्छे मानव हूँ। और देखिए मेरा मन बार बार पूछता है कि आज वास्तव में मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, मनुष्यता की ओर कि पशुता की ओर। एक ओर तो मनुष्य छोटे छोटे नाखून वगैरह को काट के खत्म कर रहा है, तो एक ओर उसी के जगह पर बड़े बड़े हथियारों का जकीरा लगा रहा है। तो कैसे मान लूं कि आज मनुष्य मनुष्यता की ओर बढ़ रहा है कि पशुता की ओर बढ़ रहा है। क्वेश्चन पूछ देगा कि आज मनुष्य मनुष्यता की ओर बढ़ रहा है कि पशुता की ओर। देखिए आगे पढ़ते हैं, लेखक क्या कह रहे हैं कि मेरा मन पूछता है, क्या पूछता है आपका मन, कि किस ओर, क्या किस ओर, मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर। किस ओर, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर। अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर। मेरी निर्बोध बालिका ने, लेखक की जो बालिका है छोटी सी बच्ची, वो निर्बोध, उनके पास उतना ज्ञान नहीं था, बच्ची थी छोटी सी, पूछती कि मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया हो। वो कह रहे हैं कि ऐसा प्रश्न जो की है ना, ऐसा लग रहा है कि वो मनुष्य जाति से क्वेश्चन कर दी है। क्या कर दी है, मनुष्य जाति से क्वेश्चन कर दी है। जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह हमारी पशुता के अवशेष हैं। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं, ये हमारे पशुता की निशानी है। आज जो अस्त्र शस्त्र जिक्र लगाया जा रहा है वो सब हमारी पशुता की निशानी है। भारतीय भाषाओं में प्रायः ही अंग्रेजी के इंडिपेंडेंस शब्द, इंडिपेंडेंस माने स्वतंत्र, इंडिपेंडेंस शब्द का समानार्थक शब्द नहीं व्यवहृत होता। 15 अगस्त को जब अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे थे, देसी भाषा के पत्र स्वाधीनता दिवस की चर्चा कर रहे थे। इंडिपेंडेंस का अर्थ है अधीनता या किसी के अधीन का, अधीनता का अभाव, पर स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना, इसी को बोलते हैं स्वाधीनता। तो वही अंतर है। अंग्रेजी में कहना हो तो सेल्फ डिपेंडेंस कह सकते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इतने दिनों तक अंग्रेजी की अनुवर्तिता करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अधीनता क्यों नहीं कह सका। उसने अपनी आजादी के जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता, स्वराज, स्वाधीनता, उन सब में स्व का बंधन अवश्य रखा। यह क्या संयोग की बात है कि यह हमारी समूची परंपरा ही अनजाने में हमारी भाषा के द्वारा प्रकट होती रही है। मुझे
प्राणी विज्ञानी की बात फिर याद आती है। सहजात वृत्ति यानी अनजानी स्मृति, सहजात वृत्ति अर्थात अनजानी स्मृति का ही नाम है। स्वराज्य होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में क्या कह रहे हैं, इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जा सकता है। क्या कह रहे हैं, इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। हमारे देश के लोग पहली बार यह सब सोचने लगे हो, ऐसी बात नहीं है। हमारा इतिहास बहुत पुराना है। हमारे शास्त्रों में इस समस्या को नाना भाव और नाना पहलुओं से विचारा गया है। हम कोई नौसिखुए नहीं हैं जो रातों रात अनजान जंगल में पहुंचकर आरक्षित छोड़ दिए गए हों। हमारी परंपरा महिमामयी, उत्तराधिकार विपुल और संस्कार उज्जवल है। हमारे अनजाने में भी ये बातें एक खास दिशा में सोचने की प्रेरणा देती है। यह जरूर है कि परिस्थितियां बदल गई है, उपकरण नए हो गए हैं और उलझनों की मात्रा भी बहुत बढ़ गई हैं, पर मूल समस्याएं बहुत अधिक नहीं बदली है। भारतीय चित्त जो आज भी अधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, वह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है। वह स्व के बंधनों को आसानी से छोड़ नहीं सकता। अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। यानी भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है कि अपने आप पर लगाया हुआ बंधन, यानी हमें अपने आप में नियंत्रण रखना है। जब पश्चिमी संस्कृति में जाएगा ना, कोई नियंत्रण नहीं है, अलगे टाइप का। हम क्लास में बोल नहीं सकते, छोटका छोटका लड़का सब पढ़ता है, अलगे टाइप का संस्कृति सब चलता है। अपने यहाँ के कल्चर वगैरह, अपने आप के अधीन रहना, अपने आप पर लगाया हुआ बंधन, अपना जो रूल रेगुलेशन नियम है उसके अनुसार चलना हमारी संस्कृति की विशेषता है। मैं ऐसा तो नहीं मानता कि जो कुछ हमारा पुराना है, जो हमारा विशेष है, जो कुछ हमारा विशेष है उसे हम चिपटे ही रहे। पुराने का मोह, यानी जो हमारा पुराना है उसका मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। मेरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया क्या करे है, मर सॉरी क्या लिखे, सॉरी मेरे बोल दिए हैं। मरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। यानी मनुष्य उसे क्या सीखेगा, किस तरह से आदर्श नहीं बन सकती है वो। परंतु मैं ऐसा भी नहीं सोच सकता कि हम नई अनुसंधानता के नशे में चूर होकर, नई नई खोज के नशे में चूर होकर, अपने आप को श्रेष्ठ समझकर इसमें चूर होकर अपना सर्वस्व खो दें। कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, याद रखिएगा, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब ही नहीं होते हैं। भले ही लोग दोनों को जांच कर लेते हैं, जो हितकर होता है उसे ग्रहण करते हैं और मूढ़ लोग दूसरों के इशारे पर भटकते रहते हैं। सो हमें परीक्षा करके हितकर बात सोच लेनी होगी, और अगर हमारे पूर्व संचित भंडार में वह हितकर वस्तु निकल आवे तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। यानी यानी कब लेखक यहाँ क्या कह रहे हैं, हमारी संस्कृति वगैरह, हम जो मानव वगैरह हैं, किस तरह के मानव वगैरह हैं, आज हम क्या कर रहे हैं, कैसे थे, इस सब के बारे में लेखक आपको बता रहे हैं कि आज आप अप टू डेट हुए हैं। कैसन अप टू डेट, क्या पुराने वाला है नया वाला है। चलिए आगे देखते हैं। जातियां इस देश में अनेक आई है, क्या कह रहे, इस देश में अनेक जातियां आई है, अनेक धर्मों के लोग आए हैं, लड़ती झगड़ती भी रही हैं, फिर प्रेम पूर्वक बस भी गई है। सभ्यता के नाना सीढ़ी, नाना नहीं बहुत सारे प्रकार, सीढ़ियों पर खड़ी और नाना और मुख करके चलने वाली इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकालना कोई सहज बात नहीं थी। भारतवर्ष के ऋषियों ने अनेक प्रकार से इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की थी, पर एक बात को उन्होंने लक्ष्य की थी, समस्त वर्णों और समस्त जातियों का एक सामान्य आदर्श भी, वह है अपने ही बंधन। क्या है, अपने ही बंधन, यानी अपने पर लगाया गया बंधन। हमें इस सीमा के अंदर रहना है, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, उसे अपने को बांधना। मनुष्य पशु से किस बात से भिन्न है। एगो हम साइंस में पढ़ाते हैं, अ मैन इज ऑल्सो ह्यूमन इज ऑल्सो एन एनिमल। एनिमल यानी ह्यूमन इज ऑल्सो एन एनिमल, क्या है, मनुष्य भी एक प्रकार का पशु है। तो हम मनुष्य हैं और पशु है, उससे हम किस प्रकार भिन्न हैं। कैसे कहें कि हम मनुष्य हैं, कैसे कहें कि हम मनुष्य। देखिए लेखक क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि लेकिन वह फिर भी पशु से भिन्न है। उसमें संयम है, किसमें, मानव में। क्या है, मनुष्य जो है, लेकिन वह फिर भी क्या है, मनुष्य पशु से भिन्न है। उसमें संयम है, दूसरों के सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। वह मनुष्य के स्वयं के उद्भावित बंधन है। इसलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। गुस्से में आकर चढ़
दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझना है और वचन, मन और शरीर से किए गए असत्य आचरण को गलत आचरण मानता है। यह किसी भी जाति या वर्ण या समुदाय का धर्म नहीं है, यह मनुष्य मात्र का धर्म है। किसका धर्म है? मनुष्य का नहीं, सारे धर्मों के लोग, सभी लोगों के लिए है। महाभारत में इसलिए निर्वैर भाव, सत्य और अक्रोध को सब वर्णों का सामान्य धर्म कहा गया है। सब वर्णों का क्या कहा गया है? सब वर्णों का क्या कहा गया है? सामान्य धर्म कहा गया है। किसको? महाभारत वगैरह को। चलिए, यहाँ लिखा गया है, कुछ श्लोक है महाभारत का, अभी समझते हैं। देखिए, यहाँ कहा गया है, सबको बताया हुआ है, एतद्धि विततम श्रेष्ठम सर्वभूतेषु भारत, निर्वैरता महाराज सत्यम क्रोधम क्रोध एव च। क्या कहे हैं? एतद्धि विततम, एक सेकंड बउआ रुकिए, एतद्धि विततम श्रेष्ठम सर्वभूतेषु भारत, निर्वैरता महाराज सत्यम क्रोध एव च। यानी अन्यत्र लिखा गया है, अन्यत्र इसमें निरंतर दानशीलता को भी गिनाया गया है। गौतम ने ठीक ही कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह आत्मनिर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अहिंसा, सत्य और अक्रोध मूलक धर्म का मूल उत्स यही है। मुझे आश्चर्य होता है, लेखक कह रहे हैं, कि अनजान में भी हमारी भाषा में यह भाव कैसे रह गया है। लेकिन मुझे नाखून के बढ़ने पर आश्चर्य हुआ था। अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है और आदमी है इस हाँ बोलो। चलिए, मुझे आश्चर्य होता है कि अनजान में भी हमारी भाषा में यह भाव कैसे रह गया है। लेकिन मुझे नाखून के बढ़ने पर आश्चर्य हुआ था। अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है और आदमी है कि सदा उससे लोहा लेने को कमर कसे हुए हैं। चलिए आगे समझते हैं इस नाखून बढ़ने वाला पाठ में और लेखक क्या बता रहे हैं, समझते हैं आगे। मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा? आज जो मनुष्य है क्या कह रहा है? मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा? बड़े बड़े नेता कहते हैं वस्तुओं की कमी है और मशीन बैठाओ और उत्पादन बढ़ाओ और धन की वृद्धि करो और बाह्य उपकरणों की ताकत बढ़ाओ। एक बूढ़ा था, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, एक बूढ़ा था, आगे उसने कहा था बाहर नहीं भीतर की ओर देखो। वो बूढ़ा कौन है आप बताइएगा, कमेंट करिएगा, वैसे हम बता देंगे अभी। एक बूढ़ा था, उसने कहा था बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, अपने आप के अंदर झांक करके देखो। हिंसा को मन से दूर करो। क्या कह रहे? हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोग के लिए कष्ट सहो, आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात सोचो, आत्मतोषण की बात सोचो, काम करने की बात सोचो। उसने कहा प्रेम ही बड़ी चीज है क्योंकि वह हमारे भीतर है, हमारे अंदर है। उच्छृंखलता पशु की प्रवृत्ति है, स्व का बंधन जो अपने आप होता है, स्व का मतलब अपना, मनुष्य का स्वभाव है। बूढ़े की बात अच्छी लगी या नहीं पता नहीं, लेकिन क्या किया गया था पता है? उस बूढ़े को गोली मार दी गई। ये है हमारा समाज। जो अच्छी बात बता रहे हैं समाज में, उसको क्या किया गया? उस बूढ़े को गोली मार दी गई। अब वो बूढ़ा कौन है? सो बता रहे हैं, वो बूढ़ा है महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। वही ऐसी बात कहे थे। क्या कह रहे थे? वो अहिंसा के रास्ते पर चलना लोगों को सिखा रहे थे। क्या सिखा रहे थे? अहिंसा के रास्ते पर लोगों को चलना। अहिंसा माने हिंसा नहीं करना है, किसी की जान नहीं लेनी है, किसी की प्राण नहीं गंवानी है। लेकिन ये मनुष्य समझने वाला कहाँ? क्या करे? हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, मिथ्या माने झूठा, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोग के लिए कष्ट रहो, आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात सोचो, आत्मतोषण की बात सोचो, काम करने की बात सोचो। उसने कहा प्रेम ही बड़ी चीज है क्योंकि वह हमारे भीतर है। उच्छृंखलता, उच्छृंखलता उधर कूद फान करना, उल्टा पुल्टा हल्ला चिल्ला करना, उच्छृंखलता पशु की प्रवृत्ति है। स्व मीन्स अपना, स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। बूढ़े की बात अच्छी लगी या नहीं पता नहीं, उसे गोली मार दी गई। आदमी के नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति ही उस पर हावी हुई। मैं हैरान होकर सोचता हूँ बूढ़े ने कितनी गहराई में बैठकर मनुष्य की वास्तविक चरितार्थता का पता लगाया था। ऐसा कोई दिन आ सकता है जबकि मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस दिन, अब बताइए, मानव जो है ना, ये मानव जो है
एक ऐसे थे कि यानी बताया गया है कि मनुष्य का जो पूर्वज है ना, वो एक अलग ही प्रजाति का था, समझते हैं। उसके पूंछ हुआ करते थे। अब सुन के नए-नए बच्चे को अजीब लगेगा। देखिए, लेखक जो हैं आपको बढ़िया से बता दी हूँ। चलिए इसको हम ज़ूम करते हैं। 1 मिनट बाबू रुक जाइए, 1 सेकंड। देखिए, यहाँ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? उसी प्रकार पूँछ झड़ गई, उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। शायद उस दिन वह मरणास्त्रों, आज जो एटम बम वगैरह का उपयोग कर रहे हैं, मरणास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। तब तक इस बात से छोटे बच्चों को परिचित करा देना वांछनीय जान पड़ता है कि मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। बृहत्तर जीवन में अस्त्र-शस्त्रों का बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा की निशानी है और उनकी बाट को रोकना मनुष्यता की तकाज़ा है। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए, अनायास माने बिना सिखाए जो अपने आप हो रहे हैं, आ जाती है, वह पशुत्व का द्योतक है, यानी पशुत्व का गुण है। और अपने को संयत रखना, संयम रखना, अपने में संयमित रहना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। सफलता और चरितार्थ में अंतर है। मनुष्य मरणास्त्रों के संचयन से, बाह्य उपकरणों के बाहुल्य से उस वस्तु को पा भी सकता है जिसे उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता नाम दे रखा है। यानी जो आज मनुष्य मारण अस्त्र और तरह तरह के हथियार वगैरह का इस्तेमाल करता है, उसे आज मानव ने क्या नाम रखा है, दे रखा है, उसे सफलता नाम दे रखा है कि आज हमारा इस सफलता हुआ कि आज हम इस तरह के अस्त्र शस्त्र वगैरह बनाए हैं। लेकिन ये क्या है, एक तरह का दिखावा ही टाइप से। क्या कर रहे हैं बच्चे, यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। सफलता और चरितार्थता में अंतर है। सफलता और चरितार्थता में अंतर है। मनुष्य मरणास्त्रों के संचयन से, बाह्य उपकरणों के बाहुल्य से उस वस्तु को भी पा सकता है जिसे उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता नाम दे रखा है। परंतु मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निःशेष भाव से दे देने में है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उसी अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। कम वक्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। और आज का जो मनुष्य है ये अब कैसा क्या करेगा, सो आप समझिए। चलिए इसका एक सार यानी शॉर्ट स्टोरी में आपको समझा देते हैं। देखिए बाबू, ये लेसन जो था आपका, इसका नाम था नाखून क्यों बढ़ते हैं। क्या नाम था इसका? नाखून क्यों बढ़ते हैं। इस लेसन का नाम था आपका नाखून क्यों बढ़ते हैं। क्या नाम था? नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं इस लेखक में, मतलब इस निबंध में आपको लेखक ने बहुत ही विस्तार से बनाया है, बताया है कि आज जो मनुष्य है ये मनुष्यता की ओर नहीं बल्कि पशुत्व वाला जो गुण है मनुष्य में, जो लाखों साल पहले जो मानव थे, जो जंगली थे और हथियार के जैसे उपयोग करते थे इस नाखून का, जो बड़े-बड़े नाखून वगैरह रखते थे, उसी तरह का गुण आज भी मनुष्य में विद्यमान है और यह गुण अभी भी नष्ट नहीं हो रही है। इसीलिए कहा गया है, लेखक के क्वेश्चन पूछेंगे आगे, मतलब एग्जाम में भी पूछा जाता है कि आज मनुष्य बढ़ रहा है, किस ओर बढ़ रहा है, मनुष्यता की ओर कि पशुता की ओर। तो इसी में नाखून के बारे में बता करके डिटेल में लेखक ने बताया है और आपको समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा इसके ऊपर कमेंट करिएगा। तो चलिए जब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।